हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स मेंटोर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज हिंदी मीडियम के लिए, क्लास 12th एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। बिजनेस स्टडीज को हिंदी में क्या कहते हैं? व्यवसायिक अध्ययन। तो आज मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ये पहला लेक्चर अभी आपको पढ़ा रहा हूँ। जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लाइव क्लासेस में मैंने अलग से वीडियोस रिकॉर्ड भी करे हैं, लाइव क्लासेस में भी करवाया है, तो आप लोग वहां से जाके उसको पढ़ सकते हैं। अभी मैंने फास्ट ट्रैक बैच स्टार्ट करा है एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आप लोगों ने अभी तक पढ़ाई नहीं की है, अगर आपको पढ़ना है, तो आप मेरे फास्ट ट्रैक बैच को ज्वाइन करिए, यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करिए। बहुत नॉमिनल से चार्जेस हैं उसके, उसको पेमेंट करके पढ़ाई कर सकते हैं। अभी कुछ वीडियोस मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ, बाकी सारे वीडियोस के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 9425305335, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट करिए। और बाकी के वीडियोस आप कैसे पढ़ सकते हैं, या किसी स्टूडेंट को लाइव क्लास में जुड़ करके इन वीडियोस को पढ़ना है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, मैं आपको सारी चीजें अवेलेबल करवा दूंगा। ओके, तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अभी जो नया कोर्स आया है उसमें एमपी बोर्ड में जो नया ब्लूप्रिंट आया है उसमें एग्जाम में आपको 100 मार्क्स का जो पेपर होना है, तो 30 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आने हैं, 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव आने हैं आपको। और 70 नंबर के जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें भी उन्होंने 3 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस कर दिया है एंड 4 मार्क्स के 10 क्वेश्चन कर दिया है। 3 नंबर के 10, 4 नंबर के 10 क्वेश्चन। पहले 2 नंबर और 5 नंबर के भी क्वेश्चन आते थे, उनको हटा दिया गया है। परीक्षा बोध पहले ही प्रिंट हो चुकी थी, इसलिए परीक्षा बोध में 2 नंबर के भी क्वेश्चन दिए हैं, 5 के भी क्वेश्चन दिए हैं। तो ये क्लासेस जो लोग पढ़ेंगे तो मैं सिर्फ वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो 3 नंबर और 4 नंबर की कैटेगरी में इस बार पूछे जा सकते हैं। जो स्टूडेंट इन वीडियोस के थ्रू पढ़ाई करेंगे उनके बिल्कुल अच्छे नंबर आएंगे। आप इनका रिवीजन के लिए उपयोग कर सकते हैं। मैं बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा आपको कि एग्जाम में किस तरीके से पेपर में लिखना है। लास्ट ईयर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पढ़ाई की थी इस चैनल से, और इवन कुछ डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी इस चैनल से ही आए थे, उन्होंने यहीं से पढ़ाई करी थी। तो चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अभी अगर आपको किसी भी कंटेंट में कुछ डाउट होगा तो अभी जो व्हाट्सएप नंबर दिया है आप उस पर कॉन्टेक्ट करिएगा। ओके, तो चलिए बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न मतलब छोटे जो प्रश्न है, इनमें से कोई पढ़ने हैं कोई नहीं पढ़ने हैं वो मैं हटवा दूंगा। पहला प्रश्न है, प्रबंध को बहुरूपीय अवधारणा क्यों माना गया है? बहुरूपीय मतलब अलग अलग रूपों वाला। तो उसके कारण लिखना है आपको। ये क्वेश्चन 3 नंबर में एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसको मैं लिखूंगा 100% कैटेगरी में, मतलब ये पेपर में आ सकता है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, तो बताएं जरा भाई क्यों माना जा सकता है प्रबंध को बहुरूपीय अवधारणा? तो प्रबंध को बहुआयामी या बहुरूपीय अवधारणा इसलिए माना जाता है क्योंकि उसमें बहुत सी क्रियाएं शामिल होती हैं। बहुत सी क्रियाएं मतलब, अब वैसे तो बहुत है पर प्रमुखतः 3 क्रियाएं जो हमें लिखना है एग्जाम में। कौन कौन सी 3 क्रियाएं हैं? सबसे पहले है कार्य का प्रबंध। कार्य का प्रबंध मतलब प्रबंध में समस्याओं का समाधान करना, निर्णय लेना, योजनाएं बनाना, बजट बनाना, दायित्वों को निश्चित करना आदि कार्य किए जाते हैं। प्रबंध में उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य का प्रबंध करना होता है। देखिए कितना आसान है, हिंदी में पढ़ाना बड़ा आसान होता है। जो चीज मैं एक्सप्लेन करता हूँ बस उसी चीज को इन्होंने हिंदी में लिख दिया है। कार्य का प्रबंध करना मतलब भाई आपके और आपके संगठन में जो भी कार्य हो रहे हैं, जो भी काम चल रहे हैं, वो सुचारू रूप से चल रहे हैं कि नहीं, ये निश्चित करना ही कार्य का प्रबंध करना होता है। ओके, फिर लोगों का प्रबंध करना मतलब मैनेजमेंट ऑफ पीपल। लोगों का प्रबंध कैसे? मतलब हमारे उस ऑर्गेनाइजेशन में जो मानव संसाधन मतलब लोग लगे हुए हैं, तो वो लोग किस तरीके से अच्छे से काम करें और समय पर काम करें, गुणवत्ता के साथ काम करें, इन चीजों का ध्यान रखना मतलब लोगों का प्रबंध हो गया। ओके, तो तीसरा है परिचालन का प्रबंध। परिचालन मतलब ऑपरेशन। सभी संगठन
कोई भी क्यों न हो, उसका अस्तित्व किसी न किसी मूल उत्पाद अथवा सेवा को प्रदान करने पर टिका है। मतलब भाई आपने संगठन बनाया है तो आप कोई न कोई तो काम करोगे। इसके लिए ऐसी प्रक्रिया की आवश्यकता होती है जो आगत माल के उपभोग के लिए आवश्यक, निर्गत में बदलने के लिए आगत माल एवं तकनीक के प्रवाह को व्यवस्थित करती है। मैंने इसको पढ़ा और मुझे यहाँ से बड़ी खतरनाक हिंदी लगी और ये सर के ऊपर से जाने वाली हिंदी है, लेकिन मजबूरी है। चाहे हिंदी हो या इंग्लिश, अभी तक मैं इंग्लिश में पढ़ाता था, उसमें ज्यादा मजा आता था, लेकिन अब हम इसको भी सीखेंगे। यहाँ से थोड़े टेक्निकल हो गए हैं। तो भाई आपको अगर इतना टेक्निकल हिंदी नहीं आती है लिखना, तो आप अपनी सामान्य भाषा में भी जो बोलते हैं उसको हम लिख सकते हैं। ठीक है। परिचालन का प्रबंध, परिचालन मतलब ऑपरेशन, जो का मेन बिजनेस चल रहा है तो उसके ऑपरेशन से संबंधित मैनेजमेंट करना। जैसे उसमें भाई कुछ ना कुछ प्रोडक्शन होगा, कोई ना कोई सर्विसेज आप प्रोवाइड करवा रहे होंगे, तो कौन से काम, कौन से प्रोडक्शन कर रहे हैं, कौन सी सेवाएं दे रहे हैं आप, उनका मैनेजमेंट करना। ठीक है। तो ओके, ये क्वेश्चन हो चुका है। 3 नंबर में मैं इस क्वेश्चन को 100% कैटेगरी में रखा है, मैंने पेपर में पूछा जा सकता है। ओके। अगला एक क्वेश्चन है, प्रबंध की किन्हीं 3 विशेषताओं को बताइए। भाई ये तो 3 विशेषताएं पूछ रहा है, 2019 में आ भी चुका है, तो इसको भी मैं 3 मार्क्स के लिए 100% की कैटेगरी में रखूंगा और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये। ठीक है। प्रबंध की विशेषताएं। अच्छा, ये 3 नंबर के अलावा चौथे में भी आ सकता है भाई, इट कैन बी आस्क इन 4 मार्क्स ऑल्सो, और यहाँ पर 4 पॉइंट दिए हैं। एक चीज आप लोगों को बता दूं मैं, 3 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन होने से आपका पेपर और आसान हो गया है। कैसे आसान हो गया है भाई? क्या होता है, छोटे क्वेश्चन ना रटने पड़ते हैं। मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से बता रहा हूँ कि उनको ना कई बार, क्योंकि वर्ड टू वर्ड लिखना है मतलब रटना है, और बड़े क्वेश्चन में ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, इसलिए उन्होंने बैलेंस्ड क्वेश्चन दिए हैं। 3 नंबर के क्वेश्चनों में 3 पॉइंट लिखना है। कौन से? जैसे यही आ गया प्रबंध की विशेषताएं, तो पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये, और इसकी डिटेल 2-2 लाइन की लिख दिया, बस हो गया। 4 नंबर में आ गया तो 4 पॉइंट लिख दिया, उसकी डिटेल लिख दिया, बस आंसर हो गया। तो बहुत ही आसान तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। चलिए आगे इसको देखते हैं। प्रबंध के सिद्धांत गतिशील हैं। गतिशील मतलब निरंतर चलते रहते हैं, हमेशा चलते रहते हैं। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो कभी रुकते नहीं है, हमेशा चलते रहते हैं। प्रबंध अपने समक्ष नित्य प्रति उपस्थित समस्याओं का सूक्ष्म विश्लेषण करता है। भाई बहुत खतरनाक हिंदी है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। प्रबंध अपने समक्ष मतलब प्रबंध के सामने, नित्य मतलब रोज जो उपस्थित समस्याएं होती हैं उनका वो अध्ययन करता है, तदनुसार गंभीर निर्णय लेकर उसे क्रियान्वित करता है। मतलब फिर निर्णय लेता है और उसको वो क्रियान्वित करता है। प्रबंध सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ तकनीक में नवीनता लाने का प्रयास करता है। तकनीक में नवीनता मतलब जो भी टेक्निक यूज हो रही है उसमें कुछ ना कुछ नया चीज हो। इससे स्पष्ट है कि प्रबंध सामाजिक परिवर्तन को अधिक गतिशीलता प्रदान करता है। हो, हिंदी तो यहीं से अभी से मतलब मुझे ही थोड़ा ऐसा फील हो रहा है, तो आप लोगों को भी हो सकता है, बिल्कुल होना चाहिए। थोड़ा सा टफ लैंग्वेज है, बट आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। ओके। इंग्लिश ज्यादा आसान होती है, मतलब क्योंकि वो रेगुलर शब्द यूज होते हैं। अब ये शब्द जनरली हम यूज करते नहीं है, लेकिन हमें सब्जेक्टिव लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। ओके। तो आप बार बार जब इसका अध्ययन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो पहला पॉइंट हमने क्या सीखा भाई? पहला पॉइंट था प्रबंध के सिद्धांत गतिशील हैं, मतलब निरंतर चलते रहते हैं। प्रबंध एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। प्रबंध में नियोजन, क्रियान्वयन, नियंत्रण, समन्वयन, अभिप्रेरण ये सब याद करने हैं, निर्देशन इत्यादि शामिल है। इसलिए ये इससे पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। तो सुनिए, एक गोल्डन लाइन बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिए सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट हैं। ये वाली जो लाइन लिखी है ना, हालांकि ये सीक्रेट बातें मैं अभी यूट्यूब पर नहीं बताता हूँ, पर आज तो आप लोगों को मैं बता ही देता हूँ। यहाँ से जो लिखा है ना, जिनकी मतलब इनकी सहायता से
पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। आप तो सभी आंसर में ये लिखते जाइए, चाहे वो प्रबंध का हो, चाहे नियोजन का, चाहे क्रियान्वयन का, नियंत्रण का, समन्वय, अभिप्रेरण, आगे ये सब चैप्टरों के नाम है। और ये वाला पॉइंट हर जगह पर आएगा कि इनकी सहायता से पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। ओके, तो ऐसे कुछ शब्द, भारी भरकम शब्द जब आप लिखेंगे तो चेक करने वाला खुश हो जाएगा और आपको नंबर भी देगा। ओके, तो ऐसे कुछ चीजों को लर्न करना है। बिल्कुल आगे बढ़िए। प्रबंध का निश्चित उद्देश्य होता है। भाई प्रबंध मतलब मैनेजमेंट, और किसी भाई विशेष बिना उद्देश्य के आप मैनेजमेंट क्यों बनाओगे। ओके, प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है। अमूर्त मतलब स्थायी नहीं देती है, अमूर्त जिसका कोई रूप नहीं होता है वो अमूर्त होता है, राइट। तो प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है जो दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन संगठन के कार्यों के रूप में इसकी उपस्थिति को अनुभव किया जा सकता है। मतलब आप जैसे फॉर द एग्जाम्पल, आप किसी शादी पार्टी में जाते हैं और जब आप खाना वाना खा के लौटते हैं तो का आप बातें करते, अरे बहुत बढ़िया मैनेजमेंट था, बोलते हैं ना कि बहुत बढ़िया व्यवस्था थी। तो जो व्यवस्था या मैनेजमेंट है आपने उसको देखा, वही मैनेजमेंट था, कोई अलग से व्यक्ति नहीं है वो। तो इसको क्या महसूस और अनुभव किया जा सकता है। ओके, हम किसी स्कूल में, किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, कहते हैं अरे बहुत बेकार मैनेजमेंट है यार, बहुत बेकार व्यवस्था है। तो हमने देखा ना, एक तरीके से अनुभव किया ना, तो इट कैन बी फील, इसको अनुभव किया जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाए हैं। अभी हिंदी ज्यादा खतरनाक नहीं है, और अगर आप इनको पढ़ेंगे, कई बार ऐसे शब्द आपको याद नहीं होंगे तो आप उनको आम बोलचाल की भाषा में उपयोग होने वाले शब्दों को लिख सकते हैं। ठीक है, प्रबंध की परिभाषा लिखिए, सुन लिए भैया, याद कर लीजिए, इसको काम ही आना है। जार जार टेरी दिया है, कौन है, हेराल्ड कुंट्ज है, ये सब लोग कहाँ से आ गए, कोई अच्छा राइटर नहीं दिख रहा है, इसी की पढ़ लेते हैं। प्रबंध एक ऐसा पर्यावरण तैयार करने एवं उसे बनाए रखने की प्रक्रिया है जिसमें लोग समूह में कार्य करते हुए चुनिंदा लक्ष्यों को कुशलता से प्राप्त करते हैं। तो ये किसी राइटर की डेफिनेशन है, याद कर लीजिएगा, एग्जाम में इस बार नहीं आएगा। ठीक है, आगे की ये जो क्वेश्चन दिए हैं, मैं सभी स्टूडेंट को रिकमेंड करूंगा भाई इनको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ओके। अगला जो क्वेश्चन है, समन्वय, कोऑर्डिनेशन, 2019 के पेपर में आया था, 2021 के पेपर में भी पूछा जा सकता है। 100% की कैटेगरी में रखूंगा मैं इसको। ठीक है, तो भाई समन्वय क्या होता है, पहले ना क्वेश्चन पढ़ने के पहले हम समझ लेते हैं। ठीक है, आइए। समन्वय का मतलब होता है, कोऑर्डिनेशन इंग्लिश में कहते हैं, 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, अगर ये आपस में अच्छे से बातचीत कर रहे हैं, सब कुछ ये जानकारी एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं, इसी को कोऑर्डिनेशन या समन्वय कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो भाई अब समन्वय सॉरी, इसकी विशेषताएं बतानी है। तो आइए देखिए, ये वाला जो पॉइंट है, समन्वय निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सुनिए, अब मैं आपको, चाहे वो समन्वय हो या अगले जो भी नाम हो, हमें सब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये पॉइंट आप लिख सकते हैं सभी की विशेषताओं में। ठीक है ना, फिर समन्वय सर्वव्यापी कार्य है। सर्वव्यापी मतलब सभी स्तरों पर होता है। ये प्रबंध के स्तर हम आगे पढ़ेंगे, मतलब भाई हर जगह पर होता है, चाहे छोटा संगठन हो, बड़ा संगठन हो, बड़े अधिकारी कर्मचारी हो, छोटे वर्कर्स हो, मजदूर हो, हर जगह समन्वय जरूरी है। समन्वय कार्यवाही में एकता लाता है। मतलब समन्वय से क्या होता है कि कोई भी काम में यूनिटी बन जाती है, एकता बन जाती है। जब हम कोई काम करते हैं तो अगर सभी लोग एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो उससे यूनिटी बनती है। समन्वय सामूहिक कार्यों में एकात्मता लाता है। सामूहिक कार्यों में एकात्मता मतलब समन्वय ऐसे हितों को जो एक दूसरे से संबंधित नहीं है या एक दूसरे से भिन्न है, उद्देश्यपूर्ण कार्य गतिविधि में एकता लाता है। बहुत खतरनाक
तरीके से हिंदी लिखी है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। मान लीजिए आपको ऐसे शब्द याद नहीं होते हैं, तो आप इनको आम बोलचाल वाली भाषा में भी लिख सकते हैं। इसमें क्या लिखेंगे? समन्वय सामूहिक कार्यों में एकता लाता है। अब इसकी डिटेल लिखिए, खुद से लिखना सीखिएगा। ठीक है, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में आया था और मैंने इसको 2019 में भी इंपॉर्टेंट टिक करवाया था। ठीक है, मुझे अच्छी तरीके से याद है। तो चलिए भाई, प्रबंध के कार्य लिखिए, ध्यान से सुनिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% की कैटेगरी में है ये, पेपर में आना ही आना है 2000। ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, आगे बढ़ते हैं। तो भाई अब जो क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 100% आपके पेपर में इस बार आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का नाम क्या है? प्रबंध के प्रमुख कार्य लिखिए। प्रबंध के प्रमुख कार्य लिखिए मतलब आपको मैनेजमेंट के वर्क लिखना है। अब प्रबंध के कौन कौन से कार्य हैं, मैं बिल्कुल सही सही बता दूं। ये जो कार्य लिखे हैं ना, नियोजन, संगठन, ये सब आपके चैप्टरों के नाम हैं। नियुक्तियां, डायरेक्शन, संचालन, चार ही हैं। तो भाई ये चारों चैप्टर हैं आगे जो पढ़ने हैं, तो इसका आंसर ये 4 चैप्टर के नाम हो गया। क्लियर है? फिर भी इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये चारों चैप्टर डिटेल पढ़ेंगे तो इसका पॉइंट आपको याद हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार पेपर में आना है। प्रबंध के प्रमुख कार्य क्या हैं? तो जो पहला काम है वो नियोजन है। नियोजन का मतलब इंग्लिश में प्लानिंग करना बोलते हैं इसको। आप प्लानिंग ज्यादा समझते हैं एक्चुअल में, नियोजन ज्यादा नहीं समझेंगे आप। प्लानिंग मतलब फ्यूचर में देखने, फ्यूचर में आप कोई काम कैसे करने वाले हैं उसकी आज बैठ करके एक प्लानिंग करने को नियोजन कहते हैं। ओके, अब इनकी लैंग्वेज जरा पढ़ते हैं। प्रबंध का सबसे महत्वपूर्ण कार्य एवं प्राथमिक कार्य नियोजन करना है। महत्वपूर्ण भी है और सबसे शुरुआती है। ओके, योजना विभाग प्रबंध का हृदय है, जिसका एकमात्र कार्य उत्पादन के विभिन्न पहलुओं में कार्यरत कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पूरा करना है। भाई इतना खतरनाक नहीं बने तो घबराना नहीं है। ओके, ये वाला पढ़िए। नियोजन भविष्य के गर्भ में देखने की विधि है, मतलब आप भविष्य में कैसे, अरे आपको पढ़ाई करनी है, आपका पेपर है, तो आप पहले उसकी प्लानिंग ही करेंगे ना कि मैं कैसे पढ़ूंगा। दिस इज कॉल्ड नियोजन। ओके, उसके बाद हम ऑर्गेनाइजेशन पर आते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संगठन होता है, संगठन बनाना। तो भाई हमने, मान लीजिए मैंने सोचा कि मैं बुक्स ही बनाता हूँ। चलिए, मेरी अकाउंट्स की बुक्स है, उसको पूरे मध्य प्रदेश के बच्चों को पढ़ाना है। तो मैंने तो बुक लिख लिया, अब आगे क्या होगा? अब मुझे एक संगठन बनाना पड़ेगा। उसमें 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग काम करने वाले होंगे। वो सब मेरी किताब, कोई टाइपिंग करेगा, कोई करेक्शन करेगा, फिर वो प्रिंट होगी, फिर बाइंडिंग होंगी, फिर वो पूरे प्रदेश में जाएंगी, हर जगह पर डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, अकाउंट डिपार्टमेंट होगा, सेल्स डिपार्टमेंट होगा, मैनेजमेंट होगा। समझ गए? तो भाई मुझे एक संगठन बनाना पड़ेगा, तब जाके काम होगा। तो वही संगठन दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है। संगठन का क्या क्या है? बिना संगठन के कोई भी प्रबंध जीवित नहीं रह सकता है। मानव व मशीन का सामूहिक प्रयास जो पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए कार्य करता है, संगठन कहलाता है। बस इतना ही लिख देना है। ठीक है, फिर नियुक्तियां, स्टाफिंग। हालांकि नियंत्रण नहीं है इसमें, कंट्रोलिंग भी होना चाहिए। अभी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे आप तो पूरे चैप्टर के नाम लिख दीजिए, शुरू से लेके 5-6 चैप्टर तक सब कुछ वही है। अब ये मैंने बताया ना, मैंने एक संगठन तो बना लिया, अब लोगों को नियुक्त करूंगा मैं, उसमें स्टाफ बनाऊंगा, है ना। कोई किसी को मैं मैनेजर बना दूंगा, किसी को क्या बना दूंगा, डिपार्टमेंट हेड, किसी को सीईओ बना दूंगा। तो व्यक्ति कार्य के लिए, व कार्य व्यक्ति के लिए, कार्य पर नियुक्त करने के पूर्व एक प्रिंसिपल है, वो कौन सा है? व्यक्ति कार्य के लिए, वो कार्य व्यक्ति के लिए, उसको पालन करना चाहिए। मतलब सीधी सीधी बात ये है कि भाई कर्मचारियों के लिए नियुक्त करना, कार्य के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति करना, क्योंकि बिना कर्मचारी के संगठन नहीं और बिना संगठन के प्रबंध नहीं हो सकता है। ऐसे डायलॉग अच्छे अच्छे लिखने हैं आपको। फिर भाई अब आपका संगठन भी बन गया, कर्मचारी
तो उनको संचालन मतलब ऑर्डर करना, डायरेक्शन देना। तो प्रबंध का काम कौन सा है? संचालन करने का। निर्देशन या नेतृत्व भी कहा जाता है। प्रबंध मस्तिष्क की भांति होता है, अतः इसका कार्य संपूर्ण व्यवसाय और उद्योग को संचालित करना होता है। ओके, तो संचालन मतलब जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको आप ऑर्डर दीजिए काम कैसे करना है। लो भाई, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आप कहेंगे सर कि क्या सारे 100% इंपॉर्टेंट वाले कैटेगरी में है क्या? भाई पहले चैप्टर में बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। 2018-2019 में आया था और यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2021। अच्छा क्वेश्चन है। प्रबंध के, समझिए यहाँ प्रबंध के फिर सामाजिक उत्तरदायित्व को समझाना है। मतलब प्रबंध के उत्तरदायित्व होते हैं तो बहुत सारे होते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? समाज के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और सरकार के लिए क्या दायित्व उत्तरदायित्व है, कर्मचारियों के लिए क्या दायित्व है। तो अभी हम समाज के लिए पढ़ना है। सबसे पहला, प्रबंध एक अच्छा मैनेजर समाज को क्या दे सकता है भाई? उपभोक्ताओं के प्रति, जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, उनको अच्छी क्वालिटी की पर्याप्त मात्रा में व अच्छी क्वालिटी एवं सस्ती वस्तुएं और सेवाएं देना और समय पर देना, ठीक है। फिर सरकार के प्रति भी जवाबदेह है भैया कि सरकार के नियमों कानून का पूर्ण रूप से पालन करना और टैक्सेस का भुगतान करना। फिर पर्यावरण के लिए भी जिम्मेवारी है भाई, पर्यावरण को प्रदूषण से रोकना, है ना, वृक्षारोपण करवाओ। फिर कर्मचारियों के प्रति भी जिम्मेवारी है कि जो कर्मचारी काम करते हैं उनको सही समय पर भुगतान वगैरह करते जाओ, उचित पारिश्रमिक देते जाओ। ओके, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, मोस्ट आईएमपी है। प्रबंध के सहायक कार्य कौन से होते हैं? अब आप कहेंगे सर अभी तो हमने प्रमुख कार्य पढ़े थे। हाँ भाई, सहायक कार्य भी पढ़िए आइए। तो प्रबंध के जो सहायक सेकेंडरी वर्क होता है, पहला है नव प्रवर्तन। सुनिए, जब मैं पहले पढ़ता था तो ये नव प्रवर्तन तो मुझे समझ में नहीं आता था हिंदी में। बाद में जब पता चला भाई इसका हिंदी इंग्लिश वर्ड जब पता चला, इनोवेशन, मतलब नई चीजों को खोजने को नव प्रवर्तन कहते हैं, ठीक है। नवाचार का आशय उत्पादन के लिए नई डिजाइन, नवीन उत्पादन विधि, नवीन विपणन तकनीक से है। अरे ये विपणन मतलब मार्केटिंग होता है। आप विपणन पढ़ देंगे ना तो समझ में नहीं आएगा। मतलब नई मार्केट की तकनीक, टेक्निक। नव प्रवर्तन प्रबंध का महत्वपूर्ण सहायक कार्य है। मतलब आप सीधा सीधा ये है कि भाई जो बिजनेस कर रहे हो ना उसमें कुछ नई चीजें लेकर के आओ, उसी को नव प्रवर्तन कहते हैं। दूसरा है संप्रेषण। कितना भारी भरकम शब्द है। इसका हिंदी मतलब होता है कम्युनिकेशन, लोगों को संदेश देना, संचार, कम्युनिकेशन। तो संदेश वाहन या संचार व्यवस्था संप्रेषण के ओ माय गॉड, सुनिए, संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब सूचनाओं का आदान प्रदान। तो भाई जो भी हमारा प्रबंध है ना, तो उसकी सूचनाओं को कर्मचारियों तक और अधिकारियों तक उसके आदेशों को सब तक पहुंचाने का कार्य करना। फिर निर्णयन, डिसीजन, भाई मैनेजमेंट जो भी डिसीजन लेता है संस्था के उपक्रम की क्रियाओं में प्रवर्तन से लेकर समापन तक की सभी व्यवस्थाओं में निर्णय लेना पड़ता है। निर्णय एक बौद्धिक प्रक्रिया है जिसमें सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन किया जाता है। मतलब आपको निर्णय लेना है कि ये प्रोडक्ट बेचना है या नहीं बेचना है। प्रतिनिधित्व, अर्नेस्ट डील में ने प्रतिनिधित्व को भी प्रबंध का एक कार्य माना है। इसका आशय प्रबंध उपक्रम एवं प्रशासन की ओर से प्रतिनिधित्व करना है, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, समन्वय और सहयोग में क्या अंतर है बताइए। मैं इस क्वेश्चन को कर देता हूं कट, पेपर में इस बार नहीं आएगा। सुनिए, आप अगर मुझसे पढ़ना चाहते हैं या जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, आप 100% मेरे क्वेश्चन पे भरोसा कर सकते हैं। ओके, आप ऐसा नहीं है कि भैया यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ तो मैं कोई यूट्यूबर हूँ और ऐसे फोकट में डाल रहा हूँ जैसे और भी लोग डालते रहते हैं। दिस आई एम प्रोफेशनल। मैं पिछले 10 सालों से प्रोफेशनल क्लासेस चलाता हूँ और 2 साल से ऑनलाइन पढ़ाता हूँ मैं।
तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, यू कैन ट्रस्ट 100%। मैं जो भी क्वेश्चन दूंगा एमपी बोर्ड के लिए, मैं बिल्कुल चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, पूरा पेपर 100% उसी से आएगा। ओके, तो आप बिल्कुल बोलिए, मैंने जिस क्वेश्चन को बोल दिया साइड, मतलब साइड वो नहीं आना है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रबंध में भारत का क्या महत्व है, नहीं सॉरी, भारत में प्रबंध का क्या महत्व, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर दूसरे तीसरे साल आता रहता है। और ये इसमें ये जो लिखा है ना भाई, ये 2004-6, ये तो बहुत कम लिखा है, हम मैं बोल रहा हूँ, मतलब बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, 3 नंबर में इस बार पूछा जा सकता है। तो इसको हम पहले समझ लेते हैं भाई, भारत देश में मैनेजमेंट की जरूरत क्यों है। बिल्कुल जरूरत है, भारत में इतनी सारी कंपनियां हैं, है ना, निरंतर प्रबंधकों की मांग में वृद्धि हो रही है। तो नियोजित विकास के लक्ष्यों को, मतलब हमने जो पहले से टारगेट करा है, उसको सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए भारत को अपनी प्रबंधकीय कुशलता व गुण दोनों में वृद्धि करनी है। तो पहला है, देश में पंचवर्षीय योजनाओं को सफल बनाने के लिए प्रबंध चाहिए। देश के आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए प्रबंध चाहिए। मानवीय एवं प्राकृतिक संसाधनों के अधिकतम उपभोग के लिए गति चाहिए। प्रतियोगिताओं का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए और सरकारी तंत्र में कुशलता के लिए। तो मैं बहुत दिनों के बाद हिंदी की क्लास पढ़ा रहा हूँ, और वाकई में बहुत भारी भरकम शब्द हैं, लेकिन आप लोग पूरा प्रयास करिएगा इनको समझने का और इनको पढ़ने का, इनको सीखने का। और ये आसान है, बहुत कठिन नहीं है। ओके भाई, ये बोल रहा है जो 5 ईयर प्लान होता है ना, पंचवर्षीय योजना, उसको पूरा करो। ये बोल रहा है देश को आर्थिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रास्ते पर ले जाना है, इसलिए चाहिए। और जो मानवीय, मतलब जो वर्कर्स, एम्प्लॉइज, कर्मचारी हैं, प्राकृतिक संसाधन, मतलब जो नेचुरल चीजें हैं, उनका उपयोग कैसे किया जा सके। फिर जो आज इतना कंपटीशन है, उसमें कैसे हम आगे बढ़े, सरकार के जो इतने विभाग हैं उनमें कैसे सब कुछ हो, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ना, इसका एक जमाने में बहुत गोल्डन क्वेश्चन हुआ करता था। कब? जब 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते थे। आजकल इस क्वेश्चन को अब कोई नहीं पूछेगा, इस बार ये नहीं आएगा। कारण ये है कि थोड़ा बड़ा है दिखने में, मैं नहीं पढ़ाऊंगा इसको। अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था पहले, लेकिन भाई अब ये बड़ा है, कहाँ से पूछेंगे वो। प्रबंध, प्रशासन और संगठन में अंतर लिखिए। सभी छात्रों को मैं सलाह दूंगा कि भैया इसको एक बार खुद स्वयं पढ़ लीजिए। आसान है और पेपर में लेकिन नहीं आएगा। पढ़ लीजिए। मैं हिंदी गड़बड़ हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आइए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, लॉजिक भी तो बता ही रहा हूँ ना मैं। भाई 4 नंबर में क्वेश्चन आना है, बच्चों की जान लेंगे क्या ये 4 पॉइंट लिखवा के, और ये 3-3 डिफरेंस। ये क्वेश्चन 6 में आ चुका है, 5 में भी आ चुका है, 4 में नहीं आना है। ओके, मुझे मालूम है एमपी बोर्ड का जो पेपर बनेगा ना इस बार, वो इसी तरीके से बनेगा। फिर भी मैं बच्चों को बोल रहा हूँ इसको पढ़ लेना, अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि पहले बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था। आइए जरा, 2018 में पूछा गया था, तो क्या ये 20 में 21 में आएगा? बिल्कुल आ सकता है। प्रबंध और संगठन में कोई 4 अंतर बताइए। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, क्लियर बोल रहा हूं मैं, पढ़िए इसको। ठीक है, तो भाई प्रबंध मतलब मैनेजमेंट और संगठन मतलब ऑर्गेनाइजेशन। बताइए दोनों में बड़ा कौन है? भाई ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है, इसके अंदर ही तो फिर मैनेजमेंट होगा ना, पहले संगठन बनेगा तब तो मैनेजमेंट होगा। तो आइए, प्रबंध संस्था की आत्मा है। क्या ये भूत प्रेत है क्या? क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, लेकिन लिखा है तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, संस्था की आत्मा है, और ये संस्था का शरीर है। क्या राइटर ने लिखा है, वाह वाह वाह। लेकिन ऐसे ही लिखते हैं, क्या करें अब। इंग्लिश में तो ये नहीं लिखा था, पता नहीं क्या है ये पर हिंदी में ऐसे लिखते हैं। आइए, इसका क्षेत्र नीतियों के क्रियान्वयन तक सीमित है। मतलब जो पॉलिसी बनती है ना, उनको कैसे लागू करना है, प्रबंध का काम है। इसका क्षेत्र संकुचित है, पता नहीं क्या चक्कर है। यह व्यवसाय के समूचे प्रबंध हेतु दायी होता है, और यह प्रशासन और प्रबंध के मध्य समन्वय के लिए उत्तरदायी है।
या मध्य स्तरीय कार्य करता है? इसका स्तर प्रशासन प्रबंध के आपसी सहयोग से तय करते हैं। मैं एक सही बात बताता हूँ, ये जो उत्तर जिसने भी बनाया है गड़बड़ बनाया है, पर मजबूरी है यही पढ़ना पड़ेगा। अगर इसका उत्तर आपको किसी दूसरी किताब में थोड़ा अच्छे से मिल जाए तो आप वहां से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। ओके, अगला क्वेश्चन 2020 में आया था, मतलब उन बच्चों की चांदी थी जो जिन्होंने मुझसे पढ़ा था, मैं चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था, भैया ये आएगा। ओके, तो देखिए लेवल ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं प्रबंध के स्तर बताइए। तो भाई 3 तरीके के स्तर होते हैं। सबसे पहला जो स्तर होता है लेवल, वो होता है टॉप लेवल। टॉप लेवल मतलब उच्च स्तरीय, बड़े लेवल का। तो इसमें बड़े लेवल का मतलब इसमें कौन कौन आते हैं? संचालक मंडल के महाप्रबंधक, ठीक है। अरे भाई बड़ा खतरनाक लिखा है ये। अरे किसी भी संगठन में जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं वो यहाँ पर आते हैं। अब कौन कौन से अधिकारी हो सकते हैं? जैसे सबसे पहले तो चेयरमैन जो होता है, उसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, सीईओ होता है ना, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं। तो वो सब लोग यहाँ पर टॉप लेवल मैनेजमेंट पर आते हैं, ठीक है। फिर मध्य स्तरीय 1940 के दशक में मेरी क्विंस नाइल्स ने मध्य स्तरीय प्रबंध की विचारधारा को बताया। इसमें उत्पादक प्रबंधक, विपणन प्रबंधक, वित्त प्रबंधक, कर्मचारी तथा उसके समीप नीचे के अधिकारी, अधीक्षक, उपाध्यक्ष आदि आते हैं। फिर भैया पर्यवेक्षी, इसमें सुपरवाइजर आते हैं, जो नीचे फोरमैन होते हैं ना, कंपनियों में काम करते हैं, फैक्ट्रियों के अंदर, वो सब लोग यहाँ पर आते हैं, ठीक है। मैं एक बार फिर बता दूं, देखिए जो बड़े लेवल के अधिकारी होते हैं ना, टॉप लेवल में आते हैं। फिर सेकंड क्लास के अधिकारी मिडिल लेवल में आते हैं। फिर लोअर लेवल, या इसको लोअर लेवल भी बोला जाता है, निम्न मतलब लोअर लेवल। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट में वर्कर्स, सुपरवाइजर, फॉरमैन, ये सब लोग आते हैं, ठीक है। कर्मचारी, क्लीनिंग स्टाफ वगैरह वगैरह वगैरह। चलिए अगला क्वेश्चन फालतू है। समन्वय का महत्व तो बताना है। समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन होता है, और इसका महत्व तो बताना है। तो ये क्वेश्चन ठीक है, अभी हमने कोऑर्डिनेशन का एक और पढ़ा था, इसको भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। कहाँ गया ये वाला? तो नहीं करना है आपको। समन्वय में आने वाली कठिनाई नहीं पूछेगा भाई, पहले चैप्टर से उसको पूछना है तो अच्छे क्वेश्चन पूछेगा वो। इतना समन्वय वन्वय पे काय को जाएगा, मुझे मालूम है ना। हाँ ये पूछ सकता है कि समन्वय का महत्व तो बताओ। चलो बच्चों बताओ समन्वय का महत्व। ऐसे 2016, 2020, अब तो आएगा 2024, मतलब अगर ये इनका पैटर्न फॉलो करें, लेकिन आ सकता है 21 में। देखते हैं। समन्वय समझा दिया था मैंने आपको अभी कि भाई किसी भी दो मतलब संगठन के विभिन्न विभिन्न जो लोग होते हैं, उनका आपस में कोऑर्डिनेशन करवाना, कि वो बातचीत करें एक दूसरे से, जो भी नॉलेज है वो शेयर करें। अब इसको पढ़ते हैं क्या है। व्यवसाय व्यापार हो या कोई भी संगठन हो, बिना संस्था और समन्वय के आपस में लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। किसी टीम की सफलता भी समन्वय पर आधारित होती है। बिना समन्वय के ना तो हवाई जहाज उड़ाया जा सकता है और ना ही समुद्री जहाज को आगे बढ़ाया जा सकता है। किसी उपक्रम में समन्वय के महत्व को बताते हुए कुन्स एंड ओ डोनेल ने कहा था, समन्वय प्रबंध का एक कार्य ही नहीं है अपितु प्रबंध की एक सार है। ये नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, ज्यादा डायलॉग नहीं लिखना है हमें, पेपर में लिखना है। पहला, एकता को बल। समन्वय से एकता मिलती है, विकास को बढ़ावा होता है, प्रमाप एवं स्पष्टीकरण प्राप्त होते हैं, और उपलब्ध साधनों का सदुपयोग होता है। भाई ये 4 पॉइंट अच्छे से लर्न करना है आपको। गॉट इट? इनकी अंदर की डिटेल पढ़ लीजिएगा। 4, एकता मतलब भाई अगर कर्मचारियों का उचित तालमेल होगा तो वो शक्ति और विकास के मार्ग खुल जाएंगे, ऐसा वैसा लिखना है। विकास को बढ़ावा मतलब अगर आप अच्छे से काम करेंगे तो संगठन, उस संस्था का विकास होगा। फिर अपने उत्पादन स्तर को निर्धारित प्रमाप पर लाने के लिए अगर आप अच्छा समन्वय करेंगे तो आपके यहाँ का स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। फिर जो भी आपके यहाँ साधन है उसका उपयोग करो, ठीक है, अच्छे से। लो भाई, आप कहेंगे सर क्या ये इतने इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं सर? लेकिन मजबूरी है, पहले चैप्टर में कुछ ज्यादा क्वेश्चन है ही।
आइए जरा प्रबंध की प्रमुख सीमाओं को समझाइए। तो ध्यान से सुनिए, अगर आप किसी भी विषय में किसी की भी विषय की सीमाएं लिख रहे हैं तो हमें उसकी बुराई करनी है। क्या करना है? बुराई करनी है। तो आइए करते हैं। प्रबंध की आवश्यकता सर्वव्यापी है, किंतु इसकी कुछ बुराई भी है। पहला, प्रबंध का कार्य मनुष्य से संबंधित है, जो मानवीय स्वभाव से प्रभावित रहता है। प्रत्येक मनुष्य का आचरण अलग अलग होता है, अतः सभी के लिए एक निश्चित प्रणाली नहीं अपनाई जा सकती। फॉर द एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपके इलाके में एक कलेक्टर आए और उन्होंने बहुत बहुत खतरनाक तरीके से काम किया। तो फिर लोग कहते हैं अरे बहुत खतरनाक कलेक्टर आया है, बहुत स्ट्रिक्ट है। अरे भाई, स्ट्रिक्ट काय को? जो नियम बने हैं उसी नियम का वो पालन करवा रहा है, तो आप उसको स्ट्रिक्ट बोलोगे। फिर एक दूसरा आएगा, वो उस नियम को शिथिलता के साथ पालन करवाएगा, मतलब कम पालन करो आप, तो आप कहोगे अच्छा है। तो इंसानी व्यवहार अलग अलग होता है, वही यहाँ पर लिखा है। दूसरा, प्रबंध के सिद्धांत तकनीकीगत प्रक्रियाओं, आविष्कारों, संगठन की रुचि, मनोविज्ञान आदि पर आधारित होते हैं। अतः प्रबंध का कोई सिद्धांत स्थायी रूप से लागू नहीं होता। अभी ऊपर हमने तारीफ करी थी, यहाँ झूठी बुराई करना है। प्रबंध के कार्य उस संस्था के उद्देश्य, नीतियों, परिस्थितियों के अनुरूप होते हैं, अतः किसी एक संस्था के अनुभव को अन्य संस्थाओं में लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रत्येक संस्था का अपना अलग अलग उद्देश्य, संगठन, कार्य। बिल्कुल सही लिखा है ये तो, ठीक है। प्रबंध के पास नेतृत्व, निर्णयन व नियंत्रण के अधिकार होते हैं, अतः प्रबंध के स्वभाव में नौकरशाही, लाल फीता शाही व तानाशाही जैसे दूषित मनोवृत्तियां जन्म लेती हैं, जिससे संस्था का कार्य सीमित हो जाता है। आप कहेंगे इतने भारी भरकम शब्द हैं, नौकरशाही मतलब इसमें एक बॉस, हैशटैग बॉस, बाकी सब उसके वर्कर्स, ऐसा। लाल फीता शाही मतलब रेड रेड टैपिज्म बोलते हैं, इसमें भी वही है, अफसर शाही बढ़ जाती है, तानाशाही भी वही चीज है। ठीक है, तो ये बुराई आप कर सकते हैं अगर पेपर में आ गया। ठीक है। ये एक एग्जाम्पल जैक वैलेस, अरे कुछ नहीं है फालतू का भाई, ये ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ठीक है ना। पेशे की विशेषता बताइए, 2020 में आया था और अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। पेशा होता क्या है? प्रोफेशन। किसी भी काम को करने के लिए अगर आपको किसी विशेष स्किल्स की जरूरत होती है, उसको पेशा कहते हैं। ठीक है। तो भली भांति परिभाषित ज्ञान का समूह, सभी पेशे भली भांति परिभाषित ज्ञान के समूह पर आधारित होते हैं, जिसे शिक्षा से अर्जित किया जाता है। अवरोधित प्रवेश बहुत खतरनाक हिंदी है। अरे भाई, मतलब आप शिक्षा में पेशे में प्रवेश परीक्षा होती है, शैक्षणिक योग्यता द्वारा सीमित होता है। उदाहरण के लिए भारत में किसी को चार्टर्ड अकाउंटेंट, वाह ये शब्द पढ़ के मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने ही वाला हूँ। किसी को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो उसे भारतीय चार्टर्ड अकाउंट ICAI से होने वाली विशेष परीक्षा को पास करना पड़ेगा। मैं अभी खुद CA फाइनल में हूँ, मैं लास्ट पेपर मेरा बचा है, ग्रुप 1 क्लियर है, ग्रुप 2 बचा है, बहुत जल्द क्लियर हो जाएगा, फिर मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाऊंगा। पेशागत परिषद, पेशागत परिषद मतलब सभी पेशे किसी न किसी परिषद या सभा से जुड़े होते हैं भाई। जैसे CA करना है तो ICAI होता है, ऐसे ही इंडियन मेडिकल काउंसिल होता है, ऐसे ही लॉयर्स के लिए भी होता है, सबका एक काउंसिल होता है ना। फिर नैतिक कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं इसको, आचार संहिता। जैसे चुनाव में आचार संहिता लगती है ना, ऐसे ही यहाँ पर है। तो भाई सबके लिए, डॉक्टर के लिए अलग आचार संहिता होती है, CA के लिए अलग होती है, तो ये पेशा कहलाता है, प्रोफेशन। अगर मैं अब आगे बताऊं, किसी भी काम को करने के लिए अगर आपको कोई विशेष नॉलेज लेना पड़े, उसको पेशा कहते हैं। आइए जरा 20वां क्वेश्चन। आप कहेंगे सर ये ऊपर वाला छोड़ दिया भाई, वो नहीं आना है, मुझे मालूम है। चलिए एक क्वेश्चन है, यहाँ से पढ़िए। प्रबंध एक जन्मजात एवं अर्जित प्रतिभा है, समझाइए। और ये भी यही, प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है, समझाइए। अरे ये भी आया था 2020 में, पहले इसको पढ़ लें। प्रबंध एक जन्मजात एवं अर्जित प्रतिभा है। जन्मजात मतलब बचपन से ही इंटेलिजेंट, क्या होता है ऐसा? पढ़ लेते हैं ये क्या बोल रहे हैं।
प्रबंधक जन्मजात होते हैं। इसका आशय यही है कि प्रबंधक मनुष्य के पारिवारिक गुणों से बनते हैं। अच्छा, तो बताओ जरा, गूगल का जो सीईओ है सुंदर पिचाई, उसके पिताजी भी क्या सीईओ थे क्या? ये तो लिखा है कि पारिवारिक गुणों से बनते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि कुछ व्यक्ति जन्म से ही योग्य, चतुर और अनुभवी होते हैं। वे दूसरों पर नियंत्रण तथा नेतृत्व अच्छी तरह से कर सकते हैं। जिस प्रकार एक गायक का गला, नर्तकी का पैर ईश्वर की देन होते हैं, उसी प्रकार एक प्रबंधक की प्रबंध शैली ईश्वर की देन है। आज प्रबंध की नई नई तकनीक विकसित हो गई है। हाँ, यहाँ तक पढ़ लिया, मतलब जन्मजात। अब हम आगे पढ़ेंगे अर्जित प्रतिभा। तो प्रबंधक तैयार करने हेतु विभिन्न विश्वविद्यालयों, मतलब वही यूनिवर्सिटीज, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनेक संस्थान किए गए हैं, जहां से आप जा करके पढ़ाई कर सकते हैं। जिसको जन्मजात ना मिला हो तो अर्जित भी कर सकते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि प्रबंध एक जन्मजात और अर्जित प्रतिभा है। अरे लिख, समझ में आ गया? आप पर लिख देना है। कुछ बच्चे शुरू से इंटेलिजेंट होते हैं, जैसे मेरी क्लास में था एक बच्चा था, वो हमेशा टॉप करता था, आज वो सीए बन गया। ठीक है। और कुछ बच्चे होते हैं हमारे जैसे अर्जित प्रतिभा वाले। अर्जित प्रतिभा मतलब भाई बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके आप चीजें सीखते हैं। तो मैं कोई बचपन से टैलेंटेड नहीं था, मैंने अर्जित प्रतिभा किया है, मतलब प्रतिभा को अर्जित करा है, मेहनत करी है, पढ़ा लिखा है, तब जाके सीखा है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत गोल्डन है, 3 नंबर में आ सकता है। और ये भी गोल्डन है, 3 और 4 मार्क्स। प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है, समझाइए। तो भाई प्रबंध कला और विज्ञान कैसे है, समझिए। पहले कला क्या होता है? किसी भी कार्य को करने के लिए आर्ट, ही इसको आर्ट कहते हैं। किसी कार्य को करने के लिए अगर विशेष चातुर्य की जरूरत होती है, उसको कला कहते हैं। जैसे टीचिंग इज एन आर्ट। ओके, पढ़ाना भी तो एक कला है ना, सब थोड़ी ना पढ़ा सकते हैं। तो चातुर्य के प्रयोग से वांछित परिणाम प्राप्त करना ही कला है। कला रचनात्मक होती है, सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों पक्ष होते हैं। तो मैनेज प्रबंध कैसे कला है? भाई प्रबंध में मतलब जो मैनेजर होता है वो भी तो एक आर्ट का ही काम है ना। आपको किसी कंपनी का मैनेजर बना दिया जाए, इतने पढ़े लिखे अंग्रेजी बोलने वाले आएंगे नए नए लड़के एमबीए करके, हाउ वुड यू मैनेज देम, राइट? तो वो आपको सीखना पड़ेगा। अब प्रबंध विज्ञान कैसे है? तो भाई विज्ञान की परिभाषा क्या है, कहीं लिखी है यहाँ पे? ये दिया है। विज्ञान का लक्षण है क्रमबद्ध ज्ञान, कारण एवं परिणाम का संबद्ध नियम एवं सिद्धांत, नियम एवं सिद्धांतों के प्रयोगों पर निर्भर। हे, सही बता रहा हूं मैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लर्न दीज हिंदी वर्ड्स। बहुत कठिन है इन शब्दों को कंठस्थ करना, लेकिन आपको प्रयास करना पड़ेगा। और मैं आप लोगों को हिंदी में पढ़ाऊंगा तो मेरी हिंदी बोलने की क्षमता बहुत विकसित हो जाएगी, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। आइए, उपयुक्त सभी लक्षण प्रबंध में पाए जाते हैं, अतः प्रबंध एक विज्ञान है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है। संक्षिप्त में समझाता हूं मैं कि भाई हाउ मैनेजमेंट इज एन आर्ट। आर्ट कैसे है? किसी भी काम को करने के लिए विशेष स्किल्स की जरूरत होती है, इसलिए इसको आर्ट कहा गया है। और साइंस कैसे है? साइंस में जिस तरीके से कोई भी काम एक सिस्टमेटिक नॉलेज के दम पर, एक बेसिक प्रिंसिपल्स के दम पर और उसका एक्यूरेट रिजल्ट के दम पर होता है, वैसे ही मैनेजमेंट भी स्पेसिफिक नॉलेज और साइंटिफिक तरीके से होता है, उसका साइंटिफिक रिजल्ट निकलता है, इसलिए मैनेजमेंट भी साइंस है। ओके, तो थैंक्स फॉर करेक्टिंग एवरीवन। अगर आप लोग अभी मुझे देख रहे हैं यहाँ पे, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे 9425305335। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, आप लोगों के लिए मैं हिंदी में वीडियो अपलोड कर रहा हूं, तो सभी स्टूडेंट से मेरा एक निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को, कॉमर्स मेंटोर चैनल को, आपके जो हिंदी मीडियम के और भी मित्रगण हैं, साथी हैं,
उनको जरा शेयर कर दें। आप मेरे चैनल की लिंक को कॉपी करके अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं। मैंने देखा कुछ स्टूडेंट्स ने लिंक शेयर करा था, तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है और इससे मैं और भी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊंगा। अभी मैं प्लान बना रहा हूँ कि ये बिजनेस स्टडीज हिंदी में पूरा करने के बाद मैं इकोनॉमिक्स भी हिंदी में अपलोड करूंगा और अकाउंट्स भी हिंदी में थ्योरी अपलोड करूंगा, हिंदी और अंग्रेजी विषय भी अपलोड करूंगा। लेकिन ये आपके सपोर्ट के ऊपर है भाई। अगर हर वीडियो पर कम से कम 4000 5000 स्टूडेंट तक पहुंचाएंगे आप लोग, तो मैं सब फिर अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसमें सहयोग करेंगे। सहयोग कैसे करना है, हिंदी मीडियम के हर स्टूडेंट अगर इसको अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, अगर कोई फेसबुक ग्रुप है तो आप उस ग्रुप में डाल दीजिए, व्हाट्सएप स्टेटस में डाल दीजिए, आपके व्हाट्सएप के ग्रुप होंगे सभी लोगों के दोस्तों के, उनमें शेयर कर दीजिए, तो मेरे लिए बहुत उत्साहवर्धक हो जाएगा। ओके, चलिए, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग एवरीवन, सी यू इन नेक्स्ट लाइव सेशन, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।